ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि हेमेचूरिया क्या है। ठीक है, देखिए हेमेचूरिया को मैं क्या लिखता हूँ, ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ। ठीक है ना। हेमेचूरिया देखें, हेमेचूरिया एक हम असल में क्या पढ़ रहे हैं, यूरिनरी सिम्टम्स पढ़ रहे हैं। हमने पेन कवर कर लिया, हमने जो लोअर रेस्पिरेटरी जो ट्रैक्ट सिम्टम्स थे वो कर लिए। अब हम हेमेचूरिया कर रहे हैं। ठीक है ना। हेमेचूरिया भी एक यूरिनरी सिम्टम है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि यूरिन में ब्लड आना शुरू हो जाता है पेशेंट को। देखें, यूरिन में जो ब्लड आता है दिस इज़ ऑफ टू टाइप्स, विजिबल हेमेचूरिया और नॉन विजिबल हेमेचूरिया। देखें, आज के दौर में लेटेस्ट जो क्लासिफिकेशन है हेमेचूरिया की, वो विजिबल हेमेचूरिया और नॉन विजिबल हेमेचूरिया के तौर पे की जाती है। देखें, ओल्ड स्कूल में हम क्या करते थे, ओल्ड स्कूल में हम मैक्रोस्कोपिक हेमेचूरिया, माइक्रोस्कोपिक हेमेचूरिया और मैक्रोस्कोपिक को फिर ग्रॉस और फ्रैंक में, ठीक है, डिपस्टिक में, ये सारी की सारी बातें पुरानी हो गई हैं। दिस इज़ एन ओल्ड स्कूल थॉट नाउ। ठीक है, अच्छा अब देखें, जब भी कोई पेशेंट आपके पास हेमेचूरिया के साथ आता है तो उसके आपने प्रॉपर इंक्वायरी करनी है। ठीक है ना। प्रॉपर इंक्वायरी करनी है रिगार्डिंग 3 चीज़ों के बारे में, टाइमिंग ऑफ द मिक्चुरेशन और डिग्री ऑफ मिक्चुरेशन और फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन। ठीक है, डिग्री ऑफ मिक्चुरेशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन और टाइमिंग ऑफ द मिक्चुरेशन। टाइमिंग ऑफ द मिक्चुरेशन देखें कि इन रिलेशन टू द मिक्चुरेशन स्ट्रीम, यानी कि जब वो पेशाब करता है पेशेंट तो शुरू में आता है, बीच में आता है या एंड में आता है, ये आपने क्या करना है, पेशेंट से पूछना है। देखिए, अगर तो उसको मिक्चुरेशन शुरू में हो रही है, शुरू में इनिशियली हो रही है, तो वो यूरिथ्रल पैथोलॉजी हो सकती है। अगर मिक्चुरेशन थ्रू आउट द स्ट्रीम हो रही है, ठीक है, तो वो ब्लैडर और यूरिनरी अपर यूरिनरी ट्रैक्ट की यूटी कर लो इसको, अपर यूरिनरी ट्रैक्ट की पैथोलॉजी हो सकती है। अगर वो टर्मिनल स्ट्रीम के एंड में, बिल्कुल फॉर एग्जांपल यहाँ से वो पेशाब स्टार्ट किया है तो यहाँ यूरिथ्रा है, तो यहाँ से अगर बिल्कुल एंड में आ रही है टर्मिनल स्ट्रीम में, तो वो ब्लैडर नेक की पैथोलॉजी हो सकती है। याद रखें, टर्मिनल जो है वो ब्लैडर नेक की पैथोलॉजी हो सकती है। ठीक है, इसी तरह पेशेंट से पूछें कि डिग्री ऑफ हेमेचूरिया क्या है, ठीक है ना, और फ्रीक्वेंसी ऑफ हेमेचूरिया क्या है, इसकी भी आप है। तो इन 3 चीज़ों की आप जब भी पेशेंट हेमेचूरिया के साथ आए आपने हिस्ट्री लेनी है। ठीक है, ठीक है। देखें, जैसे ही कोई भी पेशेंट आपके पास आए हेमेचूरिया के साथ, ठीक है ना, तो अगर तो फॉर एग्ज़ाम्पल वो कोई एंटीकोआगुलेंट्स ले रहा है, ठीक है ना, आपने ये सोच के नहीं बैठ जाना कि ये इसकी एंटीकोआगुलेंट्स की वजह से उसको क्या है, हेमेचूरिया है। ठीक है ना। तो आपने स्टिल उसको इन्वेस्टिगेट करना है, स्टिल उसको आपने इन्वेस्टिगेट करना है और प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करना है। ठीक है ना। देखें, पेशेंट का जो हेमेचूरिया है, कोई भी पेशेंट आता है उसको हेमेचूरिया है, स्पेशली पेनलेस है उसको हेमेचूरिया, तो उसको याद रखें कार्सिनोमा ऑफ द ब्लैडर हो सकता है, कार्सिनोमा ऑफ द ट्यूमर ऑफ द किडनी हो सकता है, ये आपने याद रखना है। ठीक है ना। अगर हम कॉजेज़ की बात करें हेमेचूरिया की, तो इसको टिन निमोनिक से याद रखें, टी से ट्रॉमा, आई से इन्फेक्शन और एन से क्या है, न्यूप्लाज्म। तो ये टिन याद रखें, और ये जो टिन है ये स्पेसिफिक टू द यूरिथ्रा या स्पेसिफिक टू द ब्लैडर या स्पेसिफिक टू द यूरेटर्स या किडनी नहीं है, इट इज़ रिलेटेड टू ऑल द लेवल्स ऑफ द यूरिनरी ट्रैक्ट। याद रखें, रिलेटेड टू ऑल द लेवल्स ऑफ द यूरिनरी ट्रैक्ट है। ठीक है, अब देखें कि क्लासिकल साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ रीनल ट्यूमर क्या होते हैं। रीनल ट्यूमर का एक ट्रायड होता है जिसमें हेमेचूरिया होता है नंबर 1, उसके बाद लोइन पेन होता है और लोइन पैल्पेबल लोइन मास होता है। ठीक है, ये 3 चीज़ें हैं जो क्लासिक ट्रायड में आता है साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ रीनल ट्यूमर के। ठीक है, अल्दो 100 में से सिर्फ 10 पेशेंट्स में, 10% पेशेंट्स में ये आपको ट्रायड नज़र आ सकता है, बाकियों में नज़र नहीं आएगा। ठीक है, ठीक है ना। एक और बात याद रखें कि अगर आपके पास कोई यंग पेशेंट है, फीमेल है, और उसको प्रूवन यूटीआई है, डायग्नोज्ड यूटीआई है, तो उसको उसके अलावा
ठीक है ना। डायग्नोज यूटीआई है, आप उसको यूटीआई की लाइन पे ट्रीट कर दें अगर यंग फीमेल है। लेकिन इसके अलावा कोई भी पेशेंट जो हिमेचूरिया के साथ आपके पास आ रहा है, आया वो विजिबल हिमेचूरिया हो या फिर नॉन विजिबल हिमेचूरिया हो, आपने क्या करना है, अर्जेंटली उसको हिमेचूरिया क्लिनिक रेफ़र करना है और वहाँ पे मिनिमम से मिनिमम कम से कम उसके जो कौन से टेस्ट से आपको इन्वेस्टिगेट करेंगे, उसको आप एक अल्ट्रासाउंड कराएंगे और उसका फ्लेक्सिबल सिस्टोस्कोपी कराएंगे। याद रखें, मिनिमम टेस्ट टू इन्वेस्टिगेट हिमेचूरिया आर रीनल अल्ट्रासाउंड एंड फ्लेक्सिबल सिस्टोस्कोपी। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको एक एमसीक्यू बताता चलूँ कि एक 50 इयर्स ओल्ड मेल पेशेंट है, ठीक है, 50 साल का पेशेंट है, मेल पेशेंट है, ठीक है, प्रेजेंट्स विद कंप्लेन ऑफ रिकरेंट पेनलेस हिमेचूरिया। देखें, पेनलेस हिमेचूरिया है इस पेशेंट को, ठीक है ना, और लास्ट 6 मंथ 6 महीने से है, ठीक है। अच्छा, अब यूरिनेलिसिस, अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग, एक्सरे के यूबी आर इनकन्क्लूसिव। इन्होंने कुछ नहीं बताया हमें इन तीनों टेस्ट ने। व्हाट इन्वेस्टिगेशन शुड बी परफॉर्म्ड इन दिस पेशेंट। तो ठीक है ना, अब नेक्स्ट क्या है कि कौन सी इन्वेस्टिगेशन परफॉर्म करें। तो यहाँ पे देखें, यूरिनेलिसिस अगेन ए ऑप्शन है, उसके बाद बी ऑप्शन में हमारे पास एंटीग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन एंटीबॉडीज है, सीटी के यूबी है, सिस्टोस्कोपी है, नन ऑफ द अबव है। तो हमारा आंसर क्या है, हमारा आंसर यही है सिस्टोस्कोपी, क्योंकि हमने क्या कहा था, हिमेचूरिया के साथ कोई भी पेशेंट आए तो उसका अल्ट्रासाउंड स्कैन और फ्लेक्सिबल सिस्टोस्कोपी आपने करानी है, ठीक है। जबकि इस पेशेंट में देखें, अल्ट्रासाउंड स्कैन हम करा चुके हैं, ये देखें अल्ट्रासाउंड स्कैन हमने कराया हुआ है लेकिन वो इनकन्क्लूसिव निकला है। तो अब हमारे पास रहता क्या है, हमारे पास रहता है फ्लेक्सिबल सिस्टोस्कोपी, ठीक है। फॉर द इवेल्युएशन ऑफ हिमेचूरिया कहता है कि एटलीस्ट 2 टेस्ट शुड बी डन, फ्लेक्सिबल सिस्टोस्कोपी एंड रीनल अल्ट्रासाउंड, और ये मिनिमम टेस्ट है, ठीक है, एटलीस्ट, ठीक है। एज द पेशेंट इज एल्डरली मेल प्रेजेंटिंग विद पेनलेस हिमेचूरिया, देयर शुड बी स्ट्रॉन्ग सस्पिशन ऑफ द ब्लैडर कार्सिनोमा अनलेस प्रूवन अदरवाइज। फ्लेक्सिबल सिस्टोस्कोपी शुड बी डन इन एनी ग्रोथ red velvety mucosa suspicious lesion can be rejected and sent for histopathology। देखें कि हम उसकी फ्लेक्सिबल सिस्टोस्कोपी करेंगे और वो जो कोई भी मास अगर वगैरह है तो उसको रिजेक्ट करके हिस्टोपैथोलॉजी के लिए भेज देंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ी सी सिस्टोस्कोपी भी पढ़ते हैं। देखें, इंडिकेशंस ऑफ सिस्टोस्कोपी क्या है। देखें, इवेल्युएशन ऑफ लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन द सेटिंग ऑफ हिमेचूरिया, वॉइडिंग सिम्टम्स एंड ब्लैडर का ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। एक तो ये हो गया, तो ये तो था लोअर यूरिन ट्रैक्ट। अब अपर यूरिन ट्रैक्ट के लिए क्या है, डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन ऑफ द अपर यूरिनरी ट्रैक्ट विद द ऑनसेट ऑफ विद द यूज ऑफ यूरेटरल कैथेटर्स, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हो गई, लोअर यूरिन ट्रैक्ट और अपर यूरिनरी ट्रैक्ट, ठीक है। फॉर द सर्विलेंस इन सेटिंग of malignant neoplasms, for installation of chemotherapy, immunotherapy in bladder carcinoma, for removal of the genitourinary foreign bodies, ठीक है। genitourinary tract में जो foreign bodies हैं उनकी रिमूवल के लिए भी हम फ्लेक्सिबल सिस्टोस्कोपी कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह एक और क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ लें कि 60-year-old male presents with complaint of bloody hematuria on thorough history taking, patient tells that blood comes at the end of the micturition। देखें, at the end of the micturition आए तो हमने क्या कहा था, ब्लैडर नेक का कोई इसको पैथोलॉजी है, ठीक है ना। व्हाट इन्वेस्टिगेशन विल यू डू। देखो यहाँ पे कोई मैंने क्या कहा था कि मिनिमम अल्ट्रासाउंड स्कैन और फ्लेक्सिबल सिस्टोस्कोपी, तो यहाँ पे अल्ट्रासाउंड स्कैन नज़र नहीं आ रहा, ठीक है, अल्ट्रासाउंड स्कैन ऑप्शंस में नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन में है, फ्लेक्सिबल सिस्टोस्कोपी करेंगे, फिर वही कोई मास है तो उसको रिजेक्ट करेंगे, हिस्टोपैथोलॉजी के लिए भेज देंगे, ठीक है। यहाँ भी देखें आंसर हमारा फ्लेक्सिबल सिस्टोस्कोपी है। दिस पेशेंट में हमें पैथोलॉजी इन द ब्लैडर नेक एंड द बेस्ट इन्वेस्टिगेशन इन दिस केस इज फ्लेक्सिबल सिस्टोस्कोपी, ठीक है। बाकी इवेल्युएशन ऑफ हिमेचूरिया में वहाँ यहाँ पे वो सारी बातें कही गई हैं जो मैंने पहले आपको बताई हैं। अगर आप चाहें तो आप रोक के इसको देख सकते हैं, ठीक है, इस पार्ट में, ठीक है ना। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि यंग फीमेल जो कि डायग्नोस्ड केस ऑफ यूटीआई है, उसके अलावा कोई भी पेशेंट हिमेचूरिया के साथ आता है तो हम या इधर वो हिमेचूरिया विजिबल हो या नॉन विजिबल हिमेचूरिया हो तो हम उसको ना हिमेचूरिया क्लिनिक भेज देंगे अर्जेंटली, ठीक है, अर्जेंटली, फॉर अ मिनिमम ऑफ टेस्ट लाइक अल्ट्रासोनोग्राफी और फ्लेक्सिबल सिस्टोस्कोपी, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद देखें जो कार्सिनोमा की डिटेक्शन रेट की बात करें ना, कार्सिनोमा की डिटेक्शन रेट की बात करें तो जो कैंसर डिटेक्शन रेट है वो डेट डिपेंड्स ऑन डिग्री ऑफ हिमेचूरिया, ठीक है ना। अच्छा,
ऐसे पेशेंट्स जिनमें विजिबल हिमेचूरिया है उसमें 20% इसका जो है डिटेक्शन रेट है अप्रोक्सीमेटली, और इन दोज पेशेंट्स विथ विजिबल नॉन विजिबल हिमेचूरिया ये लेस देन 5% है, ठीक है ना। नॉन विजिबल हिमेचूरिया वाले पेशेंट्स में लेस देन 5% डिटेक्शन रेट, और विजिबल हिमेचूरिया वाले पेशेंट्स में 20%, 100 में से 20 और 100 में से कोई 3-2, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हमारी जो साइन सिम्टम है, यूरिनरी सिम्टम है, वो डिस्कलरेशन ऑफ द यूरिन है, ठीक है। डिस्कलरेशन ऑफ द यूरिन देखें किन किन की वजह से होती है, ड्रग्स की वजह से भी डिस्कलरेशन हो सकती है, फूड्स की वजह से भी डिस्कलरेशन हो सकती है। ये डिस्कलरेशन किस तरह की कलर्स में आएगी, मोस्ट कॉमनली रेड और स्लेश कर दें, रेड ऑरेंज और ब्राउन कलर की डिस्कलरेशन में आपको नज़र आएगी। अब जो रेड ऑरेंज है, ठीक है, रेड देखें, रेड का फिर मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ रेड यूरिन हिमेचूरिया है, ठीक है। इसी तरह अगर जो हीम है, अगर हीम हो किडनी में सर्कुलेट कर रहा हो तो हीम की वजह से भी फॉर एग्ज़ाम्पल किन केसेस में हीमोलिटिक डिसऑर्डर्स वगैरह में ठीक है ना, ये रेड कलर ऑफ द यूरिन हो सकता है, ठीक है। देखें मार्चिंग हिमेचूरिया क्या होता है, जब जो फौजी लोग होते हैं ये ज़्यादा मार्चिंग करते हैं, ज़्यादा मार्च करने की वजह से इनमें आपको ना रेड कलर ऑफ द यूरिन नज़र आएगा विद पॉजिटिव डिप्स्टिक साइन, ठीक है ना। इसी तरह जो तीसरा कॉज रेड ऑरेंज यूरिन डिस्कलरेशन का पोरफायरियाज हैं। पोरफायरियाज में क्या होता है कि डिसऑर्डर ऑफ हीम प्रोडक्शन होती है ना, पोरफायरिया, इसमें भी रेड यूरिन आता है जो कि सनलाइट पड़ने के बाद ब्राउन यूरिन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये पोरफायरिया रेड यूरिन और ब्राउन यूरिन में भी एक कॉज है। इसी तरह जब क्रश इंजरी होती है किसी पेशेंट को, तो क्या होती है, क्रश इंजरी में रेब्डोमायोलिसिस होती है, रेब्डोमायोलिसिस से फिर मायोग्लोबिन यूरिया, जब मायोग्लोबिन यूरिया होती है तो फिर आपको रेड कलर ऑफ द यूरिन नज़र आता है। इसी तरह पांचवी कॉज है ड्रग्स में हमारे पास देखें आइसोनियाजिड है, फिनाजोपायरिडीन है, रिफेम्पिसिन है, ये ना रेड ऑरेंज डिस्कलरेशन कराते हैं यूरिन का, ठीक है ना। लेकिन इसमें आप प्रॉपर हिस्ट्री लेंगे, हिस्ट्री में आपको पता चलेगा कि अदर फ्लूइड्स, बॉडी ऑफ द फ्लूइड्स यानी कि फ्लूइड्स ऑफ द बॉडी यानी कि टीयर्स वगैरह, स्वेट, ये डिस्कलरेशन होती है इन ड्रग्स की वजह से, ठीक है। उसके बाद देखें रेड डिस्कलरेशन किन किन की, सिन्ना की वजह से होगी, लेग्जेटिव का कंटेनिंग फिनोफ्थलीन, लेग्जेटिव्स जो कि जिनमें फिनोफ्थलीन होता है उनकी वजह से भी डिस्कलरेशन ऑफ द यूरिन होगी, क्लोरप्रोमाजीन की वजह से और थायरोइडाज़ोजीन की वजह से भी रेड डिस्कलरेशन होगी, ठीक है। देखें एक और बात, अगर बीट रूट कंजम्पशन ऑफ बीट रूट कैन ऑल्सो गिव रेड डिस्कलरेशन ऑफ द यूरिन। इसमें क्या होता है पता है, बिटानिन पिगमेंट होता है जिसकी वजह से यूरिन रेड नज़र आता है, ठीक है ना। बिटानिन पिगमेंट होता है जिसकी वजह से रेड नज़र आता है। देयर इज़ नो, दूसरी बात याद रखें कि देयर इज़ नो डायरेक्ट जेनेटिक इन्फ्लुएंस and no single gene variant that differentiates between excretors and non-excretors, ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ठीक है ना। उसके अलावा देखें कि दूसरे नंबर पे हमारे पास है ब्राउन यूरिन में देखें कुछ हमारे पास एंटीबायोटिक्स हैं, फॉर एग्जांपल ड्रग्स में ले लें, ठीक है, नाइट्रोफ्यूरेंटॉइन है और मेट्रोनिडाजोल है, ये आपको ब्राउन यूरिन देते हैं, ठीक है। इसी तरह दूसरी जो कॉज है वो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, हाइपरबिलिरुबिनीमिया में भी आपको ब्राउन यूरिन मिलेगा। फिर मैंने पोरफायरियाज में क्या कहा था, दीज आर डिसऑर्डर्स ऑफ हीम प्रोडक्शन, ये रेड यूरिन तो देते हैं लेकिन सनलाइट पड़ने के बाद वो यूरिन ब्राउन हो जाता है, ठीक है। तो ब्राउन यूरिन के भी कॉजेस। इसी तरह अगर हम समराइज़ करना चाहें रेड ऑरेंज यूरिन को, सबसे पहले ड्रग्स हैं जिसमें आइसोनियाजिड, रिफेम्पिसिन टॉप पे हैं, फिनाजोपायरिडीन है, फिर हिमेचूरिया इटसेल्फ है, फिर तीसरे नंबर पे हीमोलिटिक डिसऑर्डर्स, ठीक है, हिमेचूरिया जिसमें फौजियों के लिए ज़्यादा मार्च करने की वजह से फौजियों में होता है, ठीक है। इसी तरह पोरफायरियास हैं जिसमें डिसऑर्डर ऑफ हीम प्रोडक्शन है, रेड यूरिन होता है, फिर सनलाइट पड़ने के बाद ब्राउन यूरिन में कन्वर्ट होता है। इसी तरह क्रश इंजरी में रेब्डोमायोलिसिस होती है, जिसमें फिर मायोग्लोबिन यूरिया और फिर रेड ऑरेंज कलर ऑफ द यूरिन। इसी तरह बीटल रूट,
ठीक है। बीट रूट की लार्ज क्वांटिटीज़ लेने से भी विटामिन पिगमेंट निकलता है, जिसकी वजह से रेड कलरेशन ऑफ द यूरिन होती है। तो ये थी कुछ जो है ना कॉजेज़ ऑफ डिसकलरेशन ऑफ द यूरिन।